वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का पार्ट 2 करने वाले हैं और आपका स्वागत है। मैं अपने गाइड के पास मैं आपको आपके 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज के लिए गाइड करूंगी और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर आप पहले पार्ट 1 देख के आइए, जो कि इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। और अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 2 आज मैं आपको कराने वाली हूँ। ओके, तो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ सो दैट उसको मैं आप एक बार रिवाइज कर सके। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, एक बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे जो कि आपको ऑन काउंट होने चाहिए, अगर आपके एग्जाम में आते हैं सो आप लिख सकते हैं। तो अब हम इस वाले पार्ट में सोर्सेस पढ़ेंगे, यानी कि अगर एक बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत है तो वो कहाँ कहाँ से पैसे ला सकती है, कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज कर सकती है। ठीक है, कुछ सोर्सेज हम इसमें देखेंगे, कुछ सोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज एक साथ सारा आप लोग भी पढ़ोगे तो आपको भी काफी बर्डन हो जाएगा। तो अभी आप एक एक करके देखो, हम हर एक सोर्स का मेरिट और डीमेरिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो आवर फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग? तो बेसिकली रिटेन्ड मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन, रिटेन करना मतलब किसी भी चीज को संभाल कर रखना, किसी भी चीज को रखना, बचा करके रखना, बचा हुआ बेसिकली। तो रिटेन मतलब बचा हुआ अर्निंग। अगर एक कंपनी अर्न करती है कुछ मनी, ठीक है, तो प्रॉफिट मान लो, जो भी प्रॉफिट बचता है कंपनी का, वो प्रॉफिट क्या करती है अपने शेयर होल्डर्स को देती है एज अ डिविडेंड। ठीक है, वो सारा प्रॉफिट तो नहीं दे देती है, जिसका जितना शेयर होता है उतना ही देती है, बाकी का बचा हुआ जो प्रॉफिट्स होता है उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स। जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, जो हम डिवेंचर होल्डर्स को देते हैं उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये आप टर्म्स याद रखेंगे। ठीक है, तो और हम जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सारा सारा प्रॉफिट तो नहीं दे देते हैं, तो बचा हुआ जो प्रॉफिट होता है हम उसे एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं, हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स में बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर द फ्यूचर यूज, जिसे हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब उसी प्रॉफिट को दोबारा, जैसे खेत को जोतना इज प्लगिंग, तो प्रॉफिट को दोबारा यूज करना, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो किसी भी कंपनी की जो बचा हुआ पैसा होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है। डिविडेंड पॉलिसी मतलब यहाँ पर है कि कंपनी का पॉलिसी क्या है, क्या वो कितना शेयर होल्डर्स को अपने देती है, कितना ज्यादा कितना कम, जितना भी शेयर वो देती है, जितना शेयर होल्डर्स को देगी बाकी का बचा हुआ पैसा उसके रिटेन्ड अर्निंग होगा, उसको यूज करेगी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ORG हेयर स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की एज क्या है? अगर तो बहुत लंबे टाइम तक कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी लंबा चल रहा है, देन उसके पास भी रिटेन अर्निंग ज्यादा होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया रिटेन अर्निंग क्या होती है। अब ये रिटर्न अर्निंग का यूज करना एज अ सोर्स, क्या इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो देख लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग को यूज करना। पहला मेरिट हम देखेंगे, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस है कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है रिटेन अर्निंग का, कि एक परमानेंट है हमारे पास, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास रिटेन अर्निंग खत्म हो जाएगी, एक परमानेंट सोर्स है, हम इस सोर्स को तो यूज कर ही सकते हैं कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट इज बेसिकली नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इट मीन्स कि हम लोगों की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती इसे रखने में। ठीक है, यानी हमें ऐसा कुछ डिविडेंड वगैरह नहीं देना पड़ता कि अगर हमें ये रखेंगे तो हमें इसमें डिविडेंड या इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अब डिबेंचर होल्डर्स इशू करेंगे, अगर हमें एक ऐसा सोर्स, तो हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या हम शेयर्स इशू करेंगे तो हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रिटेन अर्निंग यूज करेंगे तो हमें उसके बदले कुछ देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया। नाउ अवर थर्ड एडवांटेज इज ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियस ही बात है, हम इजीली फ्रीडम होगा हमारे पास उस पैसे को यूज करने का। ठीक है, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो इट डजंट मीन कि हम उसको कैसे भी उड़ा दें, ऐसा नहीं होगा, वरना बैंक हमें नेक्स्ट टाइम लोन नहीं देगी। ठीक है, लीड टू एन इंक्रीज ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस ही बात है, अगर तो रिटेन्ड अर्निंग हमारी हम यूज करेंगे, हमारी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग होगी किसी भी कंपनी की, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा कंपनी का, शेयर्स बढ़ेंगे, इक्विटी शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे।
ठीक है, और शेयर होल्डर्स आएंगे और पैसा आएगा और रिटेन अर्निंग होगी। ठीक है, तो ये हमारे 4 एडवांटेजेस है रिटेन अर्निंग के। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन अर्निंग? पहला, एक्सेसिव रिटेन अर्निंग कॉज डिससेटिस्फेक्शन टू द शेयर होल्डर्स। अब ये भी बात है, अगर हम ज्यादा रिटेन अर्निंग रखने लगेंगे, इट मीन्स हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम दे रहे हैं ना, तो जब हम उनके कम देंगे तो भैया वो तो चले जाएंगे, टाटा बाय बाय कह जाएंगे, तो फिर तो हम लोगों के लिए एक डिससेटिस्फैक्शन होगा हमारे शेयर होल्डर्स को। नाउ द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज अनसर्टेनिटी एज देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट्स, बिकॉज प्रॉफिट्स आज ज्यादा हैं कल कम होंगे, तो हम इसे एज अ परमानेंट सोर्स भी नहीं मान सकते कि हमारे पास फ्लक्चुएशन। सी किसी के भी मैरिट जो होते हैं, डीमेरिट्स भी उनके होते हैं, तो ये इनके मैरिट्स थे और डीमेरिट्स थे। आई होप कि रिटेन अर्निंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, हम देखते हैं, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। क्या होता है ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट मीन्स सिंपली अगर किसी से बोला जाए व्हाट यू मीन बाय ट्रेड क्रेडिट, तो क्रेडिट पे उधार पर ट्रेड करना, ये सिंपली मीनिंग यही होता है। इस चीज से आप याद रख सकते हो। सी, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन पैसा, बचा हुआ पैसा, उसको यूज करना, रिटेन अर्निंग। ट्रेड क्रेडिट यानी कि क्रेडिट पर ट्रेड करना। इसमें क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट इज बेसिकली अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर सपोज हम किसी से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कोई हमारा सप्लायर होगा जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करता होगा, तो हम उसको कहेंगे कि तुम हमें अभी पेमेंट हम तुम्हें नहीं करेंगे, तुम हमें अभी रॉ मटेरियल्स दे दो, हम तुम्हें इमीडिएट पेमेंट नहीं करेंगे, जब पैसा आएगा तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इट इज बेसिकली क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सप्लाई विदाउट द इमीडिएट पेमेंट, बिना अभी पेमेंट किए हुए रॉ मटेरियल परचेज कर लेना। इट इज जनरली यूज्ड एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। द टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड अपॉन गुडविल ऑफ द फर्म, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेलर, कि हमारे जो हमारा सेलर है, हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम एज अ ट्रेडर ट्रेड क्रेडिट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स? जैसा कि हमें सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने हैं, तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, इट इज कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड्स। इजीली है, बिल्कुल आराम से। इट इज रेडिली अवेलेबल इफ क्रेडिट वर्दीनेस इज नोन टू द सेलर, अवेलेबल होगा हमें हमेशा। नाउ ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सेल्स बढ़ेगी। बिल्कुल बेस छोटे छोटे, मैंने आपके लिए इतनी इजी वर्डिंग्स में ये सारी चीजें सेट की है कि आप एक बार रीड भी करोगे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, और आपको ज्यादा पूरे बुक नहीं देखनी पड़ेगी, बहुत इजीली आप कर सकते हो। इन सबको रीड करोगे आपको लर्न हो जाएगा। मीट द राइज इन डिमांड इन फ्यूचर। इन केस अगर आपकी एकदम से डिमांड बढ़ जाती है गुड्स की, तो आप अभी क्रेडिट पे ले सकते हो रॉ मटेरियल्स को और प्रोड्यूस करके उन्हें बेच सकते हो। तो ये इट मीट्स द राइज इन डिमांड इन फ्यूचर। Now, what are the disadvantages? Only limited amount of funds can be generated through trade credit and generally a costly source of finance and it leads to over trading. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं अभी, और बहुत ही मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये सारी चीजें। नाउ द नेक्स्ट वन इज फैक्टरिंग। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसमें देखो, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। फैक्टरिंग में हमेशा एक थर्ड पार्टी होता है। क्या होता है इसमें बेसिकली कि सपोज एक पर्सन है, उसका एक अपनी कंपनी है, और वो गुड्स और अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो उसका बिजनेस है, वो गुड्स, सपोज गुड्स का बिजनेस है, वो गुड्स अपनी सेल करता है, और वो गुड्स जो है वो उसको लाइक उधार पे देता है। तो जब हम कोई भी कंपनी उधार पर किसी को देगी, तो हम दूसरा पर्सन क्या होगा उसके लिए, डेटर होगा। ठीक है, उसके डेटर्स होंगे, तो डेटर्स क्या होंगे, बोलेंगे ना बिल रिसीवेबल्स लेंगे, बोलेंगे कि आप ही रख लो, हम आपको पैसा बाद में दे देंगे। तो हम भी उस रिसीवेबल्स को रख लेंगे अपने पास। ठीक है, जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, कि हाँ ठीक है आप इन फ्यूचर हमें पेमेंट कर देना। अब सपोज क्या हुआ कि हमारे पास पेमेंट नहीं आ रही है, लेकिन हमें फाइनेंस की, मनी की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। ठीक है, उसे हम फैक्टर बोलते हैं। जो थर्ड पार्टी है उसे हम फैक्टर बोलते हैं। उस थर्ड पार्टी को हम क्या करेंगे, कुछ डिस्काउंट पे उन बिल्स को बेच देंगे। कहेंगे ये बिल्स आप रखो, इतने पैसे हमें दे दो, और जब आपको ये बिल रिकवर हो जाए तो कुछ कमीशन रख करके हमसे पैसे ले जाना। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया क्या है? एक बार हम पढ़ते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
दिस इज अ फाइनेंशियल सर्विस इन विच अ थर्ड पार्टी नेमली फैक्टर, ठीक है, एक थर्ड पार्टी होती है जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, ओके। दे रेंडर्स वेरियस सर्विसेज लाइक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स टिप्स, ठीक है। In this, a company gives the responsibility of the collection of debt from the debtors to the factor, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो हमारे डेटर्स हैं उससे पैसा कलेक्ट कर लेंगे हमारे कौन, थर्ड पार्टी, दैट इज फैक्टर, ठीक है। नाउ what is the point? Also, through factoring, large amounts of information can be fetched about trading history of the organization and the credit worthiness of the debtors. हमें पता कर सकते हैं ना, लाइक हम किसी थर्ड पार्टी को बोल देंगे कि हमारे जितने भी डेट्स है वो कलेक्ट करके लेके आओ, तो इससे क्या होगा, हमारी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है, जो भी ट्रेडिंग हिस्ट्री है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसी थर्ड पार्टी को पता चल जाती है और वो वहां की इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ फैक्टरिंग। पहला, रिसोर्स फैक्टरिंग। क्या होता है इसमें कि जो फैक्टर होता है वो रिस्क नहीं लेता, भैया पैसा वापस नहीं आया तो हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। जो नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग होता है, इसमें क्या होता है, फैक्टर एज्यूम्स, ये फैक्टर एक्चुअली यहाँ पर नहीं आएगा, ये फैक्टर यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखना, ठीक है। ये फैक्टर यहाँ पे आएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, फैक्टर एज्यूम्स एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर क्रेडिट रिस्क। तो भैया इसमें तो एडवांटेज हो जाता है कंपनी को कि क्योंकि इसमें क्या होता है, फैक्टर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो भी पैसे होंगे क्रेडिट रिस्क वो हम झेलेंगे, हम बेयर करेंगे, भाई कंपनी को देखने की कोई जरूरत नहीं। तो नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग इज बेसिकली एन एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ में आ गया फैक्टरिंग होता क्या है, एक थर्ड पार्टी होती है जिसे फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली रेंडर करती है सर्विसेज, वो बिल रिसीवेबल्स ले लेती है और हमारे को पैसे दे देती है। अब इसमें क्या होगा, कंपनी को इमीडिएट जैसी फाइनेंस की जरूरत होती है वो फैक्टर को हायर करती है, उन्हें बिल रिसीवेबल दे देती है और हम उनसे पैसे ले लेती है। कुछ कमीशन, लाइक क्या होता है कि 80% पैसा लेते हैं, 20% ऐसा कमीशन रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है ना। अब इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होंगे भैया, तो क्या है देख लेते हैं, चलो। तो पहला है मेरिट, जो है वो देखो क्या है, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट। क्या होता है बैंक क्रेडिट, बैंक से उधार लेना, तो उससे तो चीपर ही है क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट वगैरह देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी कमीशन होता है वो थोड़ा बहुत कमीशन होता है। Now the next advantage is the organization is relieved from the task of collection of bad debt. Obviously बात है, ऑर्गेनाइजेशन को जा जाके नहीं बोलना पड़ेगा भाई हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो, वो तो फैक्टर का काम है, वो कर रहा है भैया, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स टू द फर्म इन केस ऑफ नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमें पता है नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग है, जो रिस्क है उसे तो उसी ने बियर करना है, हमने तो रिस्क बियर नहीं करना, पैसा नहीं भी देता तो फिर ठीक है भाई, अगर डिफॉल्ट भी हो जाता है हमारा डेटर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया एडवांटेज। नाउ लेट्स कम ऑन टू द डीमेरिट्स ऑफ फैक्टरिंग। First one is it can be an expensive source if there are number of invoices or smaller amount. Obvious सी बात है, अगर छोटी अमाउंट्स की बहुत सारी इनवॉइसेस होगी तो हर एक पे कमीशन दो भैया, तो ये एक इट इज एन एक्सपेंसिव सोर्स ना देन, है ना, तो ये एक एक्सपेंसिव सोर्स हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल व्हाइल डीलिंग विद इट। ऑब्वियसली बात है, फैक्टर एक थर्ड पार्टी है, वो हमारे डेटर के पास जाएगा एंड उससे उनसे पैसे मांगेगा, तो समटाइम्स आवर डेटर विल नॉट फील कंफर्टेबल इन डीलिंग विद, ओके। सो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फैक्टरिंग। नाउ लेट्स कम ऑन टू द our next source of finance, that is lease financing. तो अभी तक हमने कितने पढ़े, पहला रिटेन्ड अर्निंग, दूसरा ट्रेड क्रेडिट, तीसरा फैक्टरिंग, फोर्थ वन इज आवर लीज फाइनेंसिंग। धीरे धीरे आराम आराम से हर एक को समझो, फिर उसके बाद अपने आप ही तुम्हें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आने लगेंगे। जब तुम वो टर्म, वो सोर्स पढ़ लोगे, वो सोर्स समझ लोगे, तो तुम्हें उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस अपने आप पता चल जाएंगे भाई। और अपनी जब हम रिविजन करते हैं तो वैसे अपना ऑन काउंट हम रखते हैं कि लाइक वन रिटेन अर्निंग, उसके एडवांटेज ये, उसके डिसएडवांटेज ये। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तुम लोग बना देते हो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं लीज फाइनेंसिंग। तो क्या होता है लीज फाइनेंसिंग, आराम से शांति से समझो, देखो एक ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग से भी समझो क्या होती है लीज फाइनेंसिंग। एक बंदा है, समझ लो ये हो गया बंदा भाई हमारा, ये बंदा है, ठीक है, इसके ये मैंने बाल बना दिए, थोड़े थोड़े बाल है भाई इसके, येलो येलो कलर करा रखे हैं इसमें, ठीक है। ये एक बंदा है, मुझे हैप्पी हैप्पी लग रहा है इसके बालों से। ये एक बंदा है लेसर,
अब इसको लेसर वेसर छोड़ो, ये सारी ये मत देखो, अभी ये सब मत देखो क्या लिखा हुआ है। तुम ये देखो, ये एक आदमी है, इसके पास है एक मशीन, इसके पास है एक मशीन, ठीक है। और ये एक बंदा है, इसकी अपनी एक कंपनी है, इसके पास है वो कपड़े बनाने वाली मशीन, चलो समझ लो, इसके पास है कपड़े बनाने वाली मशीन। और ये एक बंदा है, इसको चाहिए कपड़े बनाने वाली मशीन, ठीक है। अब इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये कपड़े बनाने वाली मशीन खरीद ले पूरी पूरी। तो ये जाएगा इसके पास और बोलेगा कि भैया मेरे को चाहिए मशीन, ठीक है, मेरे को चाहिए मशीन। तो ये कहेगा ठीक है, तुम आप मेरी मशीन ले लो, यू कैन यूज माई मशीन इन योर कंपनी, और उसके बदले तुम मुझे पेमेंट कर देना हर महीने। सिंपल सी बात है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, हम क्या करते हैं, किसी और के घर पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, और उसके बदले जो उस घर का मकान मालिक होता है उसको पैसे देते हैं हर महीने, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी जो भी होती है उनको हम रेंट देते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो यही है। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी को कोई मशीन हो गई या कोई लाइक कंप्यूटर ही हो गया, कंप्यूटर हो गई या कोई मशीन हो गई, किसी कंपनी को वो मशीन चाहिए और वो मशीन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो किसी एक कंपनी के पास जाएगी, कहेगी मुझे ये मशीन दे दो, मैं इसे यूज करूंगी और इसके बदले में तुम्हें हर महीने रेंट पे करूंगी, ठीक है, रेंट पे करूंगी। तो जिसकी वो मशीन है वो होगा लेसर, जिसने वो ली है वो होगा लेसी। समझ में आया? जिसकी मशीन है वो होगा लेसर, जिसकी मशीन जिसने ली है वो होगी लेसी। अब जो लेसी है वो लेसर को हर महीने रेंट पे करेगी, जिसे हम बोलते हैं रेंटल लीज, ठीक है। अब सिंपल से आराम से पढ़ो क्या होता है लाइन बाय लाइन, उसके बाद फॉर श्योर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है। सिंपल सी सबसे पहले तो एक लाइन हमें याद भी होगी कि लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी that is the owner of an asset grants the other party the right to use the asset in return for a periodic payment। periodic मतलब टाइम टू टाइम, ठीक है। यानी कि जो ओनर है वो बोलेगा कि तुम दूसरी पार्टी को कि तुम मेरी मशीन को या मेरी एसेट को यूज करो और उसके बदले तुम मुझे पेमेंट करना। सिंपल सा, समझ में आ गया? आगे, इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेंटिंग ऑफ एन एसेट, मेरी एसेट को मैंने रेंट पे दे दिया कुछ टाइम के लिए। जो ओनर होगा उसे लेसर बोलेंगे, जो पार्टी उसे यूज करेगी उसे लेसी बोलेंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल टर्म है और बहुत ही ट्रेंडी सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये। बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स हम ले लेते हैं, ठीक है। आओ इसका मेरिट और डीमेरिट देखते हैं। चलो, merit and demerits of lease financing. So first merit is it enables the lessee to acquire the asset with a lower investment। एक छोटी सी रेंट पे करके, सपोज हम घर है, हम घर नहीं ले सकते इतना बड़ा, रेंट पे रह, लेकिन रेंट दे करके रेंट पे रह सकते हैं। उसी तरीके से लेसी जो है वो मशीन को परचेज नहीं कर सकता, लेकिन हर महीने कुछ पैसे दे करके मशीन का यूज जरूर कर सकता है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, लीज रेंटल्स पेड बाय द लेसी आर डिडक्टेबल फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। सबसे बढ़िया एडवांटेज कि अगर तो वो लीज पर किसी भी एक एसेट को लेके रखता है तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी क्योंकि उसने लीज पे ले रखा है, बस लेसी को छूट मिलेगी। सबसे बढ़िया, लेसी के लिए कितना बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस इज बोर्न बाय द लेसर। हमारा थर्ड एडवांटेज क्या है कि जो रिस्क है वो कौन बोर्न करेगा? लेसर, यानी कि जिसका वो है भाई वही बोर्न करने वाला है रिस्क। अगर कुछ कल को खराब हो जाती है हम वहां दे आएंगे भाई, हमें नहीं चाहिए। दिस अलाउ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू लेसी टू रिप्लेस द एसेट। हो गए कितने बढ़िया एडवांटेजेस के। नाउ कम ऑन टू द डिसएडवांटेजेस यानी कि डीमेरिट्स। क्या है? फर्स्ट वन इज द एग्रीमेंट में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू यूज। अब हम कभी कभी क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है हम पे, हम इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते, हम उसको वैसे नहीं यूज कर सकते हैं, और हम अगर हमें उसमें कुछ और चीजें लगानी है हम वो नहीं कर सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्योंकि किसी और का सामान है तो ऑब्वियसली बात है रिस्ट्रिक्शंस तो है। तो पहला डिसएडवांटेज हो गया। नाउ द सेकंड डिसएडवांटेज इज द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस मे बी अफेक्टेड इन केस द लेसी इज नॉट रिन्यूड। लीज इज नॉट रिन्यूड, अगर मान लो लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो खत्म हो गया, अब बिजनेस तो रुक गया मेरा जब तक कि वो रिन्यू नहीं होगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बिजनेस ही रुक गया मेरा।
ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज द लेसी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट। कल को अगर वो एसेट बेचना हो तो लेसी को तो एडवांटेज हो नहीं सकता उसकी स्क्रैप वैल्यू का, एज ही इज नॉट द ओनर ऑफ द एसेट। भाई सही सिंपल सी बात है, एंड हैज टू रिटर्न टू द लेसर, उसको रिटर्न करना ही होगा। तो आज हमने 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है बिल्कुल। और सिर्फ बिजनेस के आपके सिलेबस और सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आप कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हम कौन कौन से सोर्सेज यूज कर सकते हैं मनी के लिए। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा चैप्टर है। तो आपको आई होप कि ये 4 जो सोर्सेज हमने आज पढ़े हैं वो समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सो दैट आपको भी इजी रहे, बर्डन ना लगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो भी जाके देख लें, और वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।